Now, many a times student used to have a doubt how we are supposed to present the answer. For specifically for law. Okay. So see, first of all, you must be having a conceptual clarity. मतलब अभी हम पर्टिकुलरली कंपनीज मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर रहे हैं, फिर एलएलपी करेंगे, कंपनीज एक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे, जितने भी एक्ट कर रहे हो सभी में पहले आप कंसेप्चुअली क्लैरिटी ले लो. तो जैसे हम यहाँ पे लेक्चर लेंगे, वंस यू रीड इट, तो कंसेप्चुअली तो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट क्या है. वंस यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके, हम रीडिंग यहाँ पे क्लास में ही करते हैं, रीडिंग इन क्लास इटसेल्फ. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, you need to go home and revise and read thoroughly daily basis पे, revise and read on a daily basis. okay, तो जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम डे, गैप नहीं चाहिए, नो गैप. प्रॉब्लम क्या होता है समझो, थ्री सब्जेक्ट. अभी मैंने आपको कोई सब्जेक्ट कोई कंसेप्ट दिया यूनिट 1 का, फिर यूनिट 2 का. ओके, अभी वो कंसेप्ट आपको फ्रेश माइंड से आपको वो कंसेप्ट पता है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे. अभी आप घर पे जाके पढ़ोगे वेरी मोमेंट वेरी डे, तो वो क्लियर हो जाएगा और आसानी से याद रह जाएगा. बट जैसे आपको ऐसा लगा कि नहीं चलो अभी क्लास ले लिया, ठीक है, फिर बाद में जब चैप्टर की टेस्ट आएगी, एग्जाम आएगी, तब जाके हम पढ़ें, तो प्रॉब्लम क्या होता है, पूरे चैप्टर को खत्म होने में 1 वीक का टाइम लग जाएगा. और हम कैसे लेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के 3 यूनिट है, तो पार्टनरशिप एक्ट की टेस्ट, तो वो तीनों यूनिट की साथ में टेस्ट लेंगे. तो अभी 3rd यूनिट पतेगा तब तक तो क्या हो जाएगा, 1 वीक का टाइम चला गया होगा. और अगर आप तब तक वेट करोगे तो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको करवाए थे क्लास में वो सब इवापोरेशन. तो गैप नहीं चाहिए. जब भी मैं करवा रहा हूं सेम डे रिवाइज करें और डेली बेसिस पे रिवाइज करें. रिविजन कैसे करना है, फर्स्ट लेक्चर किया, फिर सेकंड किया, तो सेकंड में आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का रिवाइज करो. थर्ड लेक्चर किया 1 2 3, फोर्थ लेक्चर किया 1 2 4. इससे क्या होगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे. ओके, धीरे धीरे विल वर्कआउट ऑन एक प्रोविजन पे, दैट इज सेक्शंस, और दूसरा लैंग्वेज ऑफ लॉ. एक तो हम प्रोविजन पे वर्कआउट करेंगे. ये सब होने के बाद रीड कर लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, सेक्शंस याद रखना शुरू करो. अभी क्या है, इनिशियली मैं सेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे आपको याद रहने लगेगा, फिर आप जब रिवीजन करोगे हम सेक्शन से बात करेंगे, भाई सेक्शन ये मैं ये बोला था, सेक्शन वो मैं वो बोला था, तो क्या होगा कि आपको सेक्शन भी याद रह जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज ऑफ लॉ, जब आप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग करते हो तब क्या है, आपकी प्लेन लैंग्वेज में आपको याद है. फिर आप लिखोगे भी तो भी आप अपनी प्लेन लैंग्वेज में लिखोगे, आपको जो समझ में आया है. और कई बार तो ऐसा भी होगा, मैंने यहाँ पे जो प्लेन लैंग्वेज बोला था आपके आंसर में वही रिफ्लेक्ट होगी. अभी मैं यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो आपको समझ में आए वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हुए वो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फिर उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज, फिर आपके आंसर में क्या आएगा, अभी आप समझे हो, तो फिर धीरे धीरे आपकी ओन लैंग्वेज आएगी. बट हमें वो ओन लैंग्वेज से रिप्लेस करना है लॉ की लैंग्वेज. लॉ की जो भी टर्मिनोलॉजी है वही यूज होनी चाहिए, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होनी चाहिए. जब तक आप वो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट को आप कर रहे हो उसकी टर्म्स, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की टर्म होगी, यहाँ पे लॉ कर रहे हो तो लॉ की टर्म्स होगी. मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन. ओके, तो अभी आप जब डेफिनेशन लिख रहे हो तो दैट शुड बी, ये वर्ड्स एज इट इज आने चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, या प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग कैरिड ऑन बाय, यहां पे ये जो सेंटेंस है, फिर यहां पे आप उसमें एक भी वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते. मीनिंग है बहुत गहरा इसमें. ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब यहां पे आपने लिख दिया अपने ओन वर्ड्स में, बिजनेस कैरिड ऑन बाय 1 और मोर पार्टनर. का मतलब क्या हुआ, अभी आप समझो, आपका अर्थ का टोटली अनर्थ कर दे रहे हो. बिजनेस कैरिड ऑन बाय 1 और मोर पार्टनर आपने अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं चलेगा. ये एक टेक्निकल वर्ड जो है
उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है. यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अदर वर्ड्स. इट शुड बी रिटन इन दैट वे, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहां पे ऐसा भी नहीं दिखता बाय और ऑल, एनी ऑफ देम. फिर आगे का कहां पे गया? वो एनी ऑफ देम वर्क कर रहे हैं, वो ऑन एक्टिंग फॉर ऑल के बिहाफ पे कर रहे हैं. बट यहां पे समझ में आता है, फिर आप पेपर में नहीं आता. प्रॉब्लम ये है, समझ में तो आ जाता है बट पेपर में लिखने जब बैठो तब वो टेक्निकल वर्ड एज इट इज आता नहीं है. दैट इज अ बिगेस्ट इश्यू लो में. तो ये नहीं होना चाहिए. बट जैसे आप रिवाइज करते जाओगे वैसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली, फिर आपको याद रहने लगा, पॉइंट्स कितने समझ में आ गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई. उसके बाद जाके आप सेक्शंस पे एंड देन लास्ट में लो की लैंग्वेज पे वर्कआउट कर सकते. अभी कोई बोल दे कि भाई नहीं पहली रीडिंग में मैं ये सब कुछ कंसेप्ट मुझे करना है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है. पहले तो समझ में आएगा, ठीक है, फिर धीरे 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 आप इस लैंग्वेज पे आओगे. और जब तक आप इस लैंग्वेज पे नहीं होगे ना, मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन थियरी. इवन इफ इट इज केस स्टडी. मान लीजिए यहां पे केस स्टडी क्वेश्चन यही पूछा है और यही आप लिख रहे हो, बट अगर आप नॉमिनल पार्टनर की थियरी अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाए, आपका डिसीजन सही है, यहां पे दोनों के दोनों आंसर आपने सही दिए, बट इसका जो मार्किंग होता है वो कैसे होता है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा या 4 मार्क्स में पूछ लिया, ओके, तो यहां पे मार्किंग कैसे होते हैं कि ये जो डिसीजन आप दे रहे हो 1.5 फॉर दिस डिसीजन, 1.5 फॉर दिस डिसीजन, और ये पूरा पैराग्राफ में टेक्निकल वर्ड्स और थियरी सब एक्सप्लेन करने के 2 मार्क्स. अभी आपका डिसीजन सही है सब कुछ, बट यहां पे आपने ठीक से नहीं किया है, तो एज इट इज आपका मार्क्स यहां पे कट हो जाएंगे, 1 और 2 मार्क्स. देन यू विल बी लैंडेड एट 3 and 3.5 आउट ऑफ 5. और ऐसे एक एक क्वेश्चन में से 1, 1.5 निकलता गया, विल बी बिग लॉस टू यू. ओके, टेक्निकल टर्म्स चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब रिफ्लेक्ट होने चाहिए. तो जब भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, सी आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यहां पे आपको लो में कोई भी क्वेश्चन होगे, या तो प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ओके, जिसमें आपको या बोलेंगे डिफाइन करो, ये टर्म डिफाइन करो, इसका मीनिंग समझाओ, इसके एडवांटेजेस दे दो या डिसएडवांटेजेस दे दो, कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाटएवर एटसेट्रा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको प्योरली थ्योरी लिखनी है. तो उसमें तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव आंसर. लाइक अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आपको यहां पे बोला है फॉर एग्जांपल बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, तो यहां पे सिर्फ वो टर्म ही समझानी है आपको. यहां पे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. तो हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन में से बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये जो टर्म है वो मुझे समझाना था, बिजनेस कैरिड ऑन. तो यहां पे इसकी जो भी थियरी है वो लिख दो. अभी कई बार क्या होगा, थियरी में कुछ एग्जाम्पल भी देंगे मॉड्यूल में, आपको मेरे मटेरियल में भी दिए होंगे. एग्जाम्पल दिए नहीं दिए, अगर आपको अच्छे से एग्जाम्पल प्रेजेंट करना आता है, मॉड्यूल में है, मेरे मटेरियल में है, तो वही एग्जाम्पल लिख दो. अगर नहीं है तो अपने आप एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हो. थियरी प्रेजेंट करो, उसके साथ अगर टाइम परमिट करता है, आपके पास टाइम है, यू आर क्विक, तो साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते जाओ. दैट विल एड ऑन टू द थियरी. ओके, जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे सब जगह पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें जो जो पॉसिबल जहां पे है, ऐसे जबरदस्ती एग्जाम्पल बनाने नहीं है. अगर पॉसिबल है, आपको याद आता है, एग्जाम्पल लिख दो, दैट एड. तो आपको कैसे लिखना है. और वन मोर थिंग, कई बार किसी का भी मैं पेपर देखता हूं, ठीक है, बहुत ही मतलब क्लमजी होता है, आप थोड़ा स्पेस नहीं देते, तो थोड़ा मार्जिन रखो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड थोड़ा मार्जिन रखो. और जो भी पॉइंट्स रख रहे हो, एक पॉइंट के नीचे एक पॉइंट अच्छे से आना चाहिए. मतलब आप जैसे यहाँ पे बुलेट कर रहे हो, यहाँ पे पॉइंट कर रहे हो, अंडरलाइन करके आपने हाईलाइट कर दिया, पॉइंट को हाईलाइट किया नहीं किया मैटर नहीं करता, बट पॉइंट को आप सेपरेट रख रहे हो. फिर यहां से नीचे से शुरू करो, एक एक पॉइंट हाईलाइटेड होना चाहिए, एक एक पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट किया होना चाहिए. और स्पेसिंग, ऐसा लग रहा है आपने सब कुछ पैराग्राफ में लिख दिया, मतलब कहीं पे स्पेस ही नहीं है, तो जो चेकर को फटाफट से रीड करना है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा. यहां पे आपने क्या किया, एक एक पॉइंट को अच्छे से स्पेसिंग देके प्रेजेंट किया हुआ है, तो दैट विल एड. ओके,
इसका मतलब ये नहीं गलत क्वेश्चन लिखोगे तो भी वो ऐड करेगा, गलत मतलब गलत, वो जीरो ही होगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। बट अगर आपका आंसर सही है तो दैट विल एड टू प्रेजेंटेशन, दैट विल एड टू योर मार्क्स ऑब्वियसली। ओके, तो एक ये प्रॉपर स्पेसिंग रखना है आपको। थियरी में लाइक यहां पे देखिए कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, मेक श्योर थियरी के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर में क्यों देता हूं, अगर आप मॉड्यूल रिफर करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में पूछा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट विल बी द बिगेस्ट इश्यू, क्योंकि कोई क्वेश्चन आंसर में देता ही नहीं है, और दैट विल बी योर बिगेस्ट इश्यू कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आरटीपी का इस क्वेश्चन या थ्योरी का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। बट यहां पे क्या कर रहा हूं, रिपीट हो रहा है फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, आपको पता चले ओके इस मई के 18 के इस क्वेश्चन में कैसा आंसर देना है, तो यहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है म्यूचुअल एजेंसी का टॉपिक, ठीक है। और फिर उसके यहां पे पूछ रहे हैं कि उसके एक्सेप्शन भी बता दो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, जो जो आपको पूछा गया है उन सभी के आंसर 1 बाय 1 देते जाए, ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं, या तो आप जनरलाइज आंसर दे रहे हो। अगर यहां पे पूछ रहे हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। ओके, यहां से पार्टनरशिप इज दिस एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, पूछा है आप क्यों लिख रहे हो, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस मतलब म्यूचुअल एजेंसी बराबर है, तो सीधा सीधा आपको म्यूचुअल एजेंसी पूछ रहे हैं, क्यों आपको बता एग्रीमेंट करना है, बिजनेस करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना, सब कुछ लिख दोगे, दैट इज बिगेस्ट इश्यू। आपको डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्वीट चाहिए, आप बोल रहे हो नहीं पूरी थाली लो, अरे भाई स्वीट चाहिए, नहीं आप राइस ले लो, आप दाल ले लो, अरे भाई स्वीट चाहिए, नहीं आपको सब कुछ लेना पड़ेगा, आप ऐसा कर रहे हो। वो कोई पर्टिकुलर पर्सन डिमांड कर रहा है मुझे ये प्रोडक्ट ही चाहिए, नहीं आप जनरल सब कुछ ले लो, अभी आपको जो चाहिए ले लेना उसमें, ऐसा नहीं होता आंसर, नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है उसका स्पेसिफिक आंसर, वरना आप टाइम पास कर रहे हो, इसका ये सब लिखने जाओगे तो होगा क्या, आपके दूसरे क्वेश्चन रह जाएंगे अधूरे, और यहाँ पे ये सब लिखने के मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। चेकर सीधे चेक करेगा कंक्लूसिव एविडेंस कहाँ पे है, देखो चलो ओके, तो आगे का कुछ चेक ही नहीं करेगा, वो फोकट में आपने एक्स्ट्रा इरेलेवेंट लिख दिया, इरेलेवेंट आंसर नहीं देने, मेक श्योर। ओके, तो कोई भी थियरी क्वेश्चन है, नेवर गिव इरेलेवेंट आंसर, नेवर गिव एक्स्ट्रा और इरेलेवेंट आंसर, जो रिलेवेंट ही नहीं है, वो क्वेश्चन जो पूछा उससे रिलेवेंट ही नहीं है, पेज पे ध्यान दे अच्छे से, इरेलेवेंट आंसर ना लिखें। ओके, जब आप केस स्टडी बेस्ड आंसर दोगे तो कोई भी मतलब ये लो में कॉमन है, और केस स्टडी बार बार पूछते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के, सेल ऑफ गुड्स के, एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप, सब जगह मेजोरिटी ऑफ द पेपर विल बी केस स्टडी पेपर, मेजोरिटी ऑफ द पेपर। मान लीजिए 60 मार्क्स के टोटल पेपर में से अगर आप देखोगे तो हाफ, मोर देन हाफ विल बी केस स्टडीज। और आपको बता दूं, अगर आपको केस स्टडीज अच्छे जाते हैं, मतलब डिसीजन आपका सही होना चाहिए, then you will be able to score 80% plus marks in case studies on an average कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड आप इस फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हो। तो जब भी आपको केस स्टडी पूछेंगे तो केस रीड करके भी पता चल जाएगा कि ये किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। लाइक यहां पे हमने बात की कि ये केस आपको यहां पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं नॉमिनल पार्ट, क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल पार्ट, तो सीधा आपको क्या करना है कि यहां पे नॉमिनल पार्टनर के बारे में है, यस, तो पहले तो नॉमिनल पार्टनर का ये प्रोविजन लिख दो। अगर आपको ऐसा अच्छे से चार्ट भी बनाना है बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे हाईलाइट करके 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नॉमिनल के है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के प्रेजेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या पॉइंट्स बना दो, कुछ भी, बट पहले उसकी जो थियरी, जो केस स्टडीज की जो थियरी है वो कहीं पे, एज इट इज केस स्टडी नहीं हो गए, थियरी में से हो गए। कोई भी टॉपिक पे केस स्टडी पूछेंगे, बोले पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट में हो सकते हैं, लॉस में नहीं, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होना है, तो उसका केस स्टडी पूछा तो आपको पहले वो थ्योरी समझा देनी है। मतलब यहां पे क्या करना है, केस स्टडी किसी भी प्रोविजन पे होगा तो सबसे पहले वो प्रोविजन को एक्सप्लेन करे, डिसीजन को पहले मत बताए, आपको सीधा डिसीजन कंक्लूजन पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जिसके रिलेटेड प्रोविजन है, ओके,
मान लीजिए नॉमिनल पार्टनर है, तो पहले नॉमिनल पार्टनर को अच्छे से पहले समझा दीजिए कि आपको नॉमिनल पार्टनर का प्रोविजन पता है। तो यहां पे क्योंकि ये नॉमिनल पार्टनर पे बेस्ड है, पहले नॉमिनल पार्टनर की पूरी थ्योरी लिख दीजिए कि नॉमिनल पार्टनर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सर क्या हेडिंग दे सकते हो, प्रोविजन जैसा कुछ? हाँ, बिंदास हेडिंग दे दो, प्रोविजन। प्रोविजन में लिखो जो भी केस स्टडी है उसकी अगर आपको सेक्शन आती है तो सेक्शन सो एंड सो ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऐसे करके लिख दो, ठीक है। रेफरेंस ऑफ सेक्शन यू कैन गिव, बट इफ एग्जैक्टली यू नो, क्योंकि गलत सेक्शन से बेहतर है सेक्शन को रेफर ना करना। ओके, अगर यहां पे आप सेक्शन 6 की बात कर रहे हो और एक्चुअल में सेक्शन 6 है, आपको पता है श्योर 100% के सेक्शन 6 की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, देन यू कैन गिव द रेफरेंस। बट एज इट इज आप कोई भी रेफरेंस दे दोगे सेक्शन ये में लिखा है, ऐसा लिखा ही नहीं है, वो पहले ही गलत कर देंगे कि आप कोई और सेक्शन का यहां पे रेफरेंस दे रहे हो। तो अगर आपको सेक्शन नहीं पता है ना लिखे, गलत मत लिखना। ओके, रॉन्ग सेक्शन लिखने से बेहतर है सेक्शन को रिफर ही ना करें। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में तो लिखना। अभी कंपनी में आप एज पर पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं चलेगा। तो कंपनीज एक्ट के बारे में पूछा है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ये ईयर गलत मत कर देना, 20 एक्ट है वहां पे गलती नहीं चाहिए। और जब भी आप एक्ट का रेफरेंस दे रहे हो, मान लीजिए यहां पे आप दे रहे हो एज पर द इंडियन, तो हर एक वर्ड पे कैपिटल चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोमा 1932 फुल स्टॉप, दिस इज हाउ इट शुड बी। ये लोग ऐसे लिखते हैं द इंडियन, व्हाट इज दिस? आपको सिंपल बेसिक नॉलेज नहीं है कि एक्ट को कैसे लिखते हैं, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि आप मेन एक्ट की बात कर रहे हो तो उसमें हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर मत ना, सर इंग्लिश ग्रामर में तो ऐसा लिखा था सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल होता है, ये स्पेशल है, ठीक है। तो यहां पे हर एक वर्ड कैपिटल होगा। तो प्रोविजन, सबसे पहले रिस्पेक्टिव सेक्शन का रेफरेंस आप दे सकते हो, सेक्शन का रेफरेंस देने के बाद रिस्पेक्टिव जो भी प्रोविजन है वो समझा दो। इसके रिलेटेड कोई केस स्टडी ऐसा कुछ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको याद आता है तो वो भी लिख सकते हो, बट दैट विल बी इन फ्यू केसेस, जो लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह में वैसा। या फिर अगर कंपनीज एक्ट की बात करें, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का केस, तो वो रेफरेंस दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जाके हम करेंगे फैक्ट ऑफ द केस, इसको भी हाईलाइट करके लिखना। फैक्ट ऑफ द केस में क्या करेंगे, पहले मैंने प्रोविजन समझा दिया, अभी इस केस में इन प्रेजेंट केस करके ये केस समझा दो। ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए, अगर आप यहां पे देखोगे यही फॉर्मेट मॉड्यूल में, आरटीपी में, एमटी में सब जगह फॉलो करते हैं, सिर्फ हेडिंग लिखते नहीं। फॉर्मेट यही है, मैंने जो बोला हुआ। यहां पे लिख दो प्रोविजन, तो ये हो गया प्रोविजन। प्रोविजन यहां तक समझा दिया, ओके सॉरी, यहां तक समझा दिया प्रोविजन। फिर यहां पे क्या लिखा है देखो, इन इंस्टेंट केस, मतलब अभी ये केस की बात हो रही है, ये केस में क्या हो रहा है, तो ये है फैक्ट ऑफ द केस। ये केस की फैक्ट क्या है, अभी जो हम ये केस की बात कर रहे हैं उसमें आप, मतलब आपको आंसर में प्रोविजन समझाना है, क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी बताना है कि इस केस में ये इसकी बात हो रही है, और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन। कोई भी कोर्ट की जो प्रोसेस चलती होती है, ठीक है, तो पहले वो प्रोविजन समझेंगे कि प्रोविजन में ऐसा लिखा है, फिर ये केस में ऐसा ऐसा है, बट फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो यहां पे वही कर रहे हैं कि नॉमिनल पार्टनर का प्रोविजन क्या है, पहले वो समझा दिया, फिर इस फैक्ट में सो एंड सो। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, तो बोहन, यहां पे लिखा है बोहन एडमिटेड एज नॉमिनल पार्टनर, क्रेडिटर जो है वो क्लेम कर रहा है कि बोहन से क्लेम करे, बट बोहन जो है वो डिनाई कर रहा है। तो जो हुआ है सिचुएशन, जो प्रैक्टिकल केस में हुए, वो सब लिखी यहां। एक पैराग्राफ प्रोविजन का हो जाएगा, ठीक है, एक पैराग्राफ जो है वो प्रोविजन का हो जाएगा, दूसरा पैराग्राफ जो है वो फैक्ट ऑफ द केस का हो जाएगा, और फाइनली इट विल बी कंक्लूजन, या आप उसको डिसीजन ऐसा भी बोल सकते हो, कंक्लूजन या डिसीजन।
इज दिस क्लियर? ओके, कंक्लूजन डिसीजन में क्या होगा? वन मोर थिंग, कंक्लूजन और डिसीजन में जो जो क्वेश्चन केस स्टडी में पूछ रहे हैं उसका 1 बाय 1 आंसर देते जाएं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का अलग अलग आंसर देना है। मतलब यहां पे ए और बी दो क्वेश्चन पूछे गए तो पहले हम ए करके आंसर देंगे, उसका आंसर दे दिया, फिर बी करके आंसर देंगे। अगर आपने ये सब कुछ लिखा हुआ है फिर तो ये 5 में से 5 मिलने ही मिलने फॉर श्योर। और अगर आपको लो में स्कोर करना है विदाउट केस स्टडी यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल, वो फॉर श्योर है। आपको प्रोविजन कितने भी अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, लो की लैंग्वेज होनी चाहिए, डिसीजन आपका सही होना चाहिए, कंक्लूजन आपका सही होना चाहिए। और एक और बात, आप श्योर भी नहीं है और अटेम्प्ट कीप करने से बेहतर अटेम्प्ट कर लो। क्यों? क्योंकि भले ही आपका डिसीजन गलत हो, अगर आपने प्रोविजन भी ठीक से लिख दिया ना तो उसका भी आपको 1 और 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। प्रोविजन, are you getting this or not? So this is how you are supposed to write the answer of law. कोई भी पेपर लिखे मेक श्योर। तो अभी सर लेक्चर में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्लास में एक बार आपने रीड कर लिया, घर पे हम रीड कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू राइट, दैट कैन बी योर कॉमन क्वेश्चंस। ओके, ये सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे हुए, मतलब स्टूडेंट्स को हुए, वो सब के आंसर्स में दे रहा हूं। तो वहां पे होगा क्या कि मुझे याद तो सब कुछ है, प्रोविजन भी आता है, बट जब वी ट्राई टू राइट, बिकॉज दिस इज नॉट आर यू कैन से कॉमन लैंग्वेज, और मे भी चलो मेरी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है भी, फिर भी लो लैंग्वेज इज नॉट माई कॉमन लैंग्वेज, दैट इज बिगेस्ट इशू। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप अदर मीडियम से हो, ठीक है। तो इंग्लिश नॉन इंग्लिश मीडियम जो है उसको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि आप कोई अदर मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हो, तो यहां पे तो आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम फॉर श्योर होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज यू आर गोइंग टू गेट फेल। नो, ये लोग लैंग्वेज के मार्क नहीं कट करते, प्रोवाइडेड आपका आंसर सही है। ओके, दे विल इग्नोर द यू कैन से स्पेलिंग एरर, बट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा स्पेलिंग एरर पे, ग्रामेटिकल एरर पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आप लो की लैंग्वेज अच्छे से समझ लेते हो, राइटिंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर करते हो, रीडिंग करते हो, तो ग्रेजुअली ये लैंग्वेज भी आपकी अपनी लैंग्वेज बन जाएगी, लो की लैंग्वेज भी आपकी अपनी लैंग्वेज बन जाएगी, और ये आपको ग्रेजुअली भी काम लगेगा इंटर में और आगे जाके लेवल्स में सभी में। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये बनने के बाद भी आपको लो को इंटरप्रेट करके, क्योंकि आप जब बनोगे ना सीए, यू नेवर नो, जब हमने पढ़ा था तो कुछ और एक चल रहा था, जब हम एक्चुअली सीए बन गए तब कुछ और ही एक चल रहा है। ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये तो हमारी पढ़ाई में आया ही नहीं था, तो फिर से आपको वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए जीएसटी 2017 में आया, तो 17 से पहले जो भी सीए बने थे, ठीक है, वो तो जीएसटी कभी पढ़ा ही नहीं, बट फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं तो ग्रेजुअली वो आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन। बट अभी भी प्रॉब्लम तो वही का वही है, राइटिंग कैसे करें। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है जो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। मान लीजिए यूनिट नंबर 1 है, उसमें से मैं आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आपको पहले राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है समझा देता हूं, ठीक है। कोई भी 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करो अपने चॉइस के, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर आपको पता है कि यही 2 क्वेश्चन मेरी एग्जाम में आएंगे, पेपर लीक हो गया, ठीक नहीं होता है सीएम कभी भी, ठीक है। बट मान लीजिए आपको पता है श्योर यही 2 क्वेश्चन आने वाले, अभी एग्जाम है और यही क्वेश्चन आपको पता है, कैसे पढ़ोगे? अभी तो ये क्वेश्चन तो एक वर्ड भी मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे पता है कि यही 2 क्वेश्चन मेरे पेपर में हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे? बस वैसे ही उसको रीड करना है, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना भी आपको टाइम लगता है समझने में, उसको याद रखने में। उसके बाद बुक बंद कर दो और फिर वो 2 क्वेश्चन को लिखो, बुक में लिखो, पेपर में लिखो। लिखने के बाद कंपेयर करना है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपने स्किप किया, क्या सेंटेंस थे जो आपके स्किप हो गए, और फिर वो हाईलाइट कर दो कि ये टर्म तो कभी छूटना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या, एक तो आपने जो लिखा आपको ये समझ में आ गया कि मुझे इतना तो पता है,
ओके, और अभी अभी पढ़ा इसलिए याद रहने में मतलब याद तो रह ही जाएंगे, ठीक है। अगर गैप हुआ होगा तो आप भूल जाओगे, तो फिर रिवाइज करके हो सकता है, बट यहाँ पे आप जो जो वर्ड्स जो जो टर्मिनोलॉजी मिस कर रहे हो उसको हाईलाइट कर दो। और फिर से इससे क्या होगा, 2 क्वेश्चन एक यूनिट में से आपने कर लिए, फिर यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन किए, फिर ऐसे करते करते हर एक लेक्चर में करते जाओ। उससे होगा क्या, हाफ ऑफ द लॉ की थ्योरी तो आपने एज इट इज लिख दी। एक बार लिखा हुआ क्वेश्चन अगर वही मैं फिर यहां पे एग्जाम में पूछूं और फिर आप लिखोगे, इट विल बी वेरी यू कैन से स्पीडी राइटिंग। क्योंकि एक आपको दूसरी एक बात बताता हूं लो के बारे में, लो नॉट ओनली लो बट थियरी के बारे में। थियरी कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, ओके। थियरी में अगर आपको बहुत ज्यादा आता है तो टाइम 3 आवर्स में पूरा नहीं भी हो सकता, बट ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है कि आता नहीं है पूरा, इसलिए थियरी में टाइम बचता ही बचता। तो 10 मिनट से पहले आप फ्री हो गए, हाफ एन आवर से पहले फ्री हो गए, 2.5 कर दिया, ठीक है, तो फिर दैट इज डिफरेंट मैटर। बट जनरली अगर आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है देन यू विल बी हैविंग अ कंप्लेंट कि सर 3 आवर्स में टाइम मतलब पेपर पूरा नहीं हो रहा है। 100 मार्क्स का अगर आपको आता है तो पेपर पूरा नहीं होगा। उसकी एक रीजन है, बिगेस्ट रीजन, कोई भी क्वेश्चन है मतलब मान लीजिए लो है और उसमें टोटल आपको मान लीजिए दे आर गोइंग टू आस्क यू, अभी एक्चुअल क्वेश्चन गिन ही लेते हैं, ओके, काउंट ही कर लेते हैं। मतलब नवंबर के तो सजेस्टेड नहीं आए, बट May 22 वी हैव इट, ओके। तो यहां पे अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 444, ओके, ये जून 22 का पेपर है लो का, ओके। तो कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ओके। लाइक सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे 12 मार्क्स के हैं, 7 + 5 प्योरली थियरी, फिर यहां पे देखो 2 + 4 थियरी एंड प्लस यहां पे 6 मार्क्स का केस स्टडी, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आप कितना लिखने वाले हो, ये सिर्फ मैं लो की बात कर रहा हूं, टोटल आप 5 क्वेश्चंस, टोटल आप 5 क्वेश्चंस लिखोगे। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे 1 to 5, तो 5 क्वेश्चंस और इसमें सब क्वेश्चन 3, टोटल 15 क्वेश्चंस लगेंगे, ओके। और फिर ये तो लो की बात हुई, अगर मान लीजिए आगे हम बीसीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश, तो उसमें भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं इतने। पहले तो ये पैसेज ही आ जाएगा 5 मार्क्स, देन आफ्टर ऑल, तो यहां पे अगर आप देखोगे 7 कंपलसरी है, फिर 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 4, तो वहां पे भी 4 क्वेश्चंस हो गए और हर एक के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी ऑन एन एवरेज मान लीजिए 12 अराउंड क्वेश्चंस है, तो टोटल 30 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आप लिखने वाले हो, कितने, 30 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस या 25 आइदर हो। अभी जैसे ही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, तो ऐसा तो होगा नहीं, जैसे क्वेश्चन देखा आपने लिखना शुरू कर दिया, यू विल टेक सम टाइम। चलो पहले जैसे ही क्वेश्चन आ गया, ओके, पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ा और आपके ओके पॉइंट नंबर 1 2 याद है, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, फिर टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, स्लो मोशन। थर्ड पॉइंट आया, फोर्थ पॉइंट आया, मतलब 1 मिनट ऑन एन एवरेज आप टाइम पास करो सोचने में, 1 मिनट या 2 मिनट या कई बार तो बहुत ज्यादा मिनट भी हो सकती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 और 2 मिनट्स आप टाइम पास करोगे, मतलब आपने 30 क्वेश्चन में आधा घंटा तो ऐसे ही सोचने में टाइम पास कर दिया, अगर ऑन एन एवरेज 1 मिनट टाइम पास करते हो तो। अगर आपने जो क्वेश्चन लिखे वही क्वेश्चन आ गए, आपने एक बार लिखी हुई प्रैक्टिस की है, फिर आपने हाईलाइट भी किया है,
कि नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, यू आर वेरी मच श्योर कि हाँ प्रॉब्लम हुआ था, मतलब ये याद रख लोगे आप कि अभी दूसरी बार मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। ओके, देन क्या होगा, ये आपको सोचने में टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब आपका हाथ जो है वो आपके माइंड से कहेगा बस कर बस कर। ओके, ऐसा होना चाहिए थियरी के पेपर कि ये ऐसा बोलना चाहिए कि अभी मेरी कैपेसिटी है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, आपका हाथ तो ऐसे ही बैठा होता है आराम से ब्रेक लेके, मुझे बहुत सारे ब्रेक मिल रहे हैं, आपका हाथ माइंड से ऐसा बता रहा है तू सोच आराम से, मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है। थियरी में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब थियरी में 2.5 आवर्स के बाद या 3 आवर्स के बाद लिटरली यहाँ पे पेन होना चाहिए कि नहीं, हाँ आपने ब्रेक ही नहीं लिया करके, मतलब ऐसा नहीं है जानबूझ के पेन कर दो। आई डोंट मीन टू से दैट वे। लॉजिक समझो, लॉजिक सिर्फ इतना है कि टाइम पास याद करने में टाइम पास नहीं करना है थियरी में। मतलब आपकी पेन कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, अगर ये रुक गई ना तो आपका जो मोरल है वो डाउन होता चला जाएगा। दे प्ले साइकोलॉजिकली विथ यू इन एग्जाम। पेपर को कभी भी इंस्टीट्यूट ऑलवेज प्ले, मतलब साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं। पेपर में ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई भी पेपर देख लो, बट साइकोलॉजी से आप जीत सकते हो, क्योंकि कभी भी पेपर को हावी ना होने दे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे याद आएगा नहीं, ये याद आएगा ही नहीं, ओके, तो फिर स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ। चॉकअप कभी भी नहीं होना है। ये पेपर कैसा है, कीचड़ में गिर गए और खड्डा है, पता है, अभी आप घुसते ही चले जाओगे, अगर आप बाहर नहीं निकले तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दब जाओगे। ओके, तो आपको कभी भी ऐसा पेपर को कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। एज इफ यू आर राइटिंग पेपर ओवर हियर, आराम से बिंदास लिखो, और वो तब लिख पाओगे जब आपने इतना राइटिंग प्रैक्टिस किया हुआ। तो आप सोच लो कि आपने हर एक यूनिट में दो ऐसे पर डे 2 क्वेश्चन लिखे। मतलब अभी देखिए यूनिट 1 में ये 3 लेक्चर हुए, तो 3 लेक्चर में आप मिनिमम रोज के 2 क्वेश्चन करोगे तो भी 6 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। अभी इसमें 6 क्वेश्चन ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो टोटल 16 क्वेश्चन है, बट 16 में से हाफ ऑफ द केस स्टडी है, वो तो प्योरली प्रोविजन है। आपको तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ प्रोविजन लिखो, थियरी लिखो, सिर्फ थियरी लिखने की प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए 3 लेक्चर में, तो हाफ ऑफ द यूनिट तो आपने ऐसे ही लिख दिया आपके ओन लैंग्वेज में। और फिर आप कंपेयर करोगे, आपको पता चलेगा कि यहां पे मैं गलती कर रहा हूं, हियर आई एम मेकिंग द मिस्टेक, ये पॉइंट मुझसे छूट रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो वो पॉइंट कभी भी नहीं छूटेगा, वो गलती आप दोबारा नहीं करो। जितनी भी गलती करनी है यहां पे कर दो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है, टेस्ट कुछ देते नहीं है, और जो भी गलती करते हैं वहां पे करते हैं। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती, सेकंड अटेम्प्ट में गलती, थर्ड अटेम्प्ट में गलती, फिर जाके पता चलता है कितनी गलती करते, अभी 4th अटेम्प्ट में निकल जाए। तो बोल रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है तो यहीं पे सारी गलतियां कर दो, जितनी भी एरर होगी वो यहां पे होगी, फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं होगा। बट आप कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो, अगर कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करते जाओगे, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली यूनिट टू, अगर आपको बोल दें बराबर है कि क्रिकेट मैच है, आईपीएल अभी शुरू होगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक्चुअली यू हैव हैंड्स ऑन फील्ड। जो बॉलर है बॉल करेगा, बैटिंग है बैट्समैन है बैटिंग करेगा, ऑब्वियसली। बोले नहीं मुझे टेक्निक करनी है, मैं देखूंगा टेक्निक, मतलब अंडरस्टैंड करूंगा। धोनी को देख से धोनी नहीं बनते, ठीक है, वो एक्चुअली आपको वर्कआउट करना पड़ता है। मतलब आप देख देख के कुछ नहीं कर सकते जब तक आप बैट नहीं पकड़ो। एक्सपर्ट तो बन सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, बट एक्चुअली आप जब बैटिंग करने जाओगे तब सिचुएशन क्या होती है, तो आपको कैसे करना है कि रीड तो कर लोगे आप, बट एग्जाम जैसा माहौल बना के एक्चुअल में आपको लिखना। जब वो लिखोगे तब जो गलती करोगे वो पता चलेगा कि अभी ये गलती की है मैंने, तो फाइनल पेपर में मुझे ये गलती नहीं करनी। यहां पे जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं कर लो, एटलीस्ट यू कम टू नो कि मैं ऐसी ऐसी गलती करता हूं या करती। और उससे क्या होगा, वो रिपीट नहीं करोगे। नई गलती करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पुरानी गलती कभी भी रिपीट मत करो। यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ एरर्स, बट कोई भी एरर रिपीट नहीं होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि फाइनल एग्जाम में आप 100 एरर यहां पे किए तो 100 तो नहीं करोगे, 101 करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, चांसेस आर वेरी लेस कि 100 एरर तो नहीं होगी।
और फिर वहां पे एरर की चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है। तो दैट इज वेरी क्रूशियल। तो अभी तो हमने क्या यूनिट पूरा कर लिया है, तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं राइट नाउ, ओके। और ये 2 क्वेश्चन अभी आप पढ़ोगे, अभी आप लिखोगे, ओके। राइट नाउ यू आर सपोज टू रीड एंड राइट नाउ यू आर सपोज टू राइट, और एल्स एट होम, आइदर और, ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं। बट वो 2 क्वेश्चन हाईलाइट कर लो, कौन से क्वेश्चन आपको यहां पे लिखने हैं, एंड देन यू नीड टू कंपेयर। सबसे पहले यहां पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब ये पूरा क्वेश्चन, पूरे टाइप्स, एट विल, फिक्स, पार्टिकुलर, जनरल, सभी आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पूरा आपको आंसर लिखना है। अगर आपको एग्जांपल आए, एग्जांपल भी अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दो। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इज दिस क्लियर? ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी आपको क्या करना है, आपको पता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, एज इफ अभी आपको यही पढ़ने हैं, फॉरगेट अबाउट द एंटायर यूनिट, यही क्वेश्चन 2 पढ़ने और ये लिखने। नो डाउट एंटायर यूनिट तो हम रिफर करेंगे ही करेंगे, बट जब आप लिखने बैठ रहे हो उससे पहले ये 2 क्वेश्चन पहले अच्छे से कर लो, एंड देन राइट। राइट करने के बाद आपको कंपेयर करना है कि कहां कहां पे मैं गलती करता हूं, क्या गलती होती है। और ये इसमें नहीं, आप हर एक लेक्चर में ये करते जाओ। अभी यूनिट 2 में हम लेक्चर लेंगे, यूनिट 2 में हर एक लेक्चर पे 2-2 क्वेश्चन, सिर्फ आपको मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, या कोई भी 2 टॉपिक, टर्म्स, मीनिंग, कोई भी एक क्वेश्चन, ऐसे 2 टॉपिक आप लिख लो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, या फिर मैं हर एक लेक्चर में बता दूंगा कि ये 2 क्वेश्चन आज करके आना, ये 2 क्वेश्चन आज करके आना, ओके। तो इससे क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप कॉन्सेंट्रेटली लिखोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, वरना एज इट इज पढ़ते रहोगे, पेज है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, वहां पे हो, कहीं पे चल रहे हो और पेज खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, एक्चुअली लिखना है। बट मेक श्योर वन थिंग, अगर आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, घर पे लिख रहे हो, या जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट लिख रहे हैं, कभी भी देख के मत लिखना। कई लोग क्या करते हैं कि सर ने राइटिंग प्रैक्टिस बोला है, चलो मैं कॉपी कर लेता हूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, देख देख के लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे बेहतर है मत लिखो। लिखना है तो पहले आप पढ़ लो, जितना भी 3 बार 4 बार, आप हाफ एन आवर, आधा दिन पढ़ लो। पर जब आप लिखने बैठोगे तब आपको, मतलब कई बार मैंने देखा है, जब मैं ये टास्क देता हूं तो क्या करते हैं, अभी आधा क्वेश्चन लिख लिया, एक क्वेश्चन देख लेता हूं, एक पॉइंट देख लेता हूं, तो फिर उसका मतलब क्या है, then it is totally wrong thing। आप लोग ये थोड़ी फाइनल एग्जाम है, एक पॉइंट देख लेता हूं, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। हम ये चेक कर रहे हैं कि आप कितने पॉइंट्स मेमोराइज कर सके। अभी आप वहीं पे देख लो, तो फिर वो हमारा टास्क ही फुलफिल नहीं होगा कि आप क्या भूल रहे हो, क्योंकि हमें ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं क्या भूल रहा हूं, अभी वही आप छुपा रहे हो। तो फिर इस पर्टिकुलर टेस्ट का कंक्लूजन सही से नहीं निकलेगा। आप जो भी भूल रहे हो, भले आपको सिर्फ 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट लिखो, फिर चेक करो। जब तक परफेक्शन पे ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ओके, 2 पॉइंट लिखे, नो प्रॉब्लम। कई बार ऐसा भी होगा कि 1-2 पॉइंट से ज्यादा कुछ याद ही नहीं आएगा, मतलब आप ब्लैंक हो जाओगे कंप्लीटली। ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना ब्लैंक होने की, अच्छी बात है। आई कंसिडर दिस है यू आर मेकिंग सम एफर्ट। क्यों? क्योंकि पेपर में ब्लैंक होने से अच्छा है यहां पे ब्लैंक हो जाओ। ये सब आपको पेपर में होने वाला था। अगर आपने ये प्रैक्टिस अभी नहीं की होती तो आप सच में ब्लैंक हो जाते जब पेपर लिख रहे होते तब। यहां पे वो हो गया, मतलब अभी फाइनल पेपर में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं ऐसे ऐसे बीच में ब्लैंक हो जा रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसे क्या थॉट्स आपको रोक रहे हैं, ब्लैंक कैसे हो रहे हो? अभी तो पढ़ा और अभी लिखना है। हाउ यू कैन डू दैट थिंग? तो फिर आप क्या करोगे, फिर से पढ़ोगे, फिर से याद रखोगे। बट कभी भी ऐसा नहीं करना है बीच बीच में देख लिया तो ये हमारी एक्सरसाइज जो मोटिव से, जो पर्पज से हमने की है, वो फुलफिल ही नहीं हो सकती।
देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। या देख देख के आपने लिख लिया, अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम। बोले राइटिंग प्रैक्टिस बोला है सर ने, तो मैं राइटिंग कर रहा हूं कॉपी करके। ये थोड़ी ओपन बुक एग्जाम है कि आप कॉपी कर सकते हो, राइट? नहीं है। तो यहां पे आपको याद रख के ही लिखना है। और अगर आपको ऐसा लगा भूल गया, अभी कुछ याद ही नहीं है, तो फिर ओके, फाड़ के फेंक दो वो पेज को, फिर से पढ़ो, फिर से शुरू करो। ओके, बट जब भी आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तब आपको कुछ देखना नहीं, नीड टू कंप्लीट द क्वेश्चन इन एंटायरिटी। और वो भी टाइम नोट करते जाओ कि कितने टाइम में आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इससे ये भी होगा कि टाइम ज्यादा ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो भी पता चल जाएगा। बट ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ये अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज करके आना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो अगर आप इस तरह ये सब लिखोगे तो दैट विल बी रियली वेरी मच हेल्पफुल टू यू। कोई भी थियरी सब्जेक्ट हो, कोई भी लेवल हो, ये फॉर श्योर हेल्प करेगा। और ये आपको कब करना है? जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब, ऑब्वियस। फिर लास्ट डे में, मतलब एग्जाम का 15 दिन बाकी, तब बोलोगे सर अभी क्या करें? अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ भी है, मतलब ऐसे ही करो, क्योंकि अभी पता है होगे नहीं होगे पता नहीं है, ठीक है? तो फिर अभी तो कोई टेक्निक भूल जाओ, बैट घुमाना है, सिक्सर आएगी या आउट हो, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट पहले से आप फॉलो कर रहे हो रन रेट को, पहले से आप फॉलो कर रहे हो, तो तब आपके पास चांस है, आप लिख सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, तो चलो ये आपको अभी करना है राइट नाउ, और या फिर आप घर पे भी कर सकते हो।